सेव्स टाइम टाइम। इसी को इक्वेशन यूज करेंगे, लैम्डा वैसा का वैसा। इनिशियली काम करता है ना, जीरो मान लेते हैं कि इनिशियली उसकी स्पीड जो थी वो जीरो थी, तो ये जीरो हो गया, हाफ वैसा का वैसा। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, ई अपॉन एम। टी की जगह क्या यूज करेंगे, टाउ टाउ स्क्वायर। तो लैम्डा इस केस में कितना निकल के आएगा, हाफ ई एम अपॉन टाउ स्क्वायर। तो इतना लैम्डा आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, vt टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vt। vd को लैम्डा अपॉन टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। vd को लैम्डा अपॉन टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैम्डा को रिप्लेस कर दो इस वाले वैल्यू से यहाँ से, तो लैम्डा को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिर आप देख सकते हो हाफ ऑफ एम टाउ, लैम्डा पूरी पूरी वैल्यू वैसी ई टाउ स्क्वायर, ये टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ई टाउ अपॉन 2m। तो यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इतनी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। चलिए ठीक है। अब देखो, अब क्या है, कंडक्टर के अंदर जो हमने करंट की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, जो कंडक्टर के अंदर करंट वैल्यू कितनी थी, उतनी थी, NEAVT। तो उसको एक बार यूज करते हैं, ये इसको यूज करेंगे इसके अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो I कितना है हमारा, I है हमारा NEAVT। तो VT को हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो ये आ जाएगा हमारा ई टाउ अपॉन 2m, है ना। तो ये बन गया NE² AE। अभी कुछ बहुत अच्छा सा होगा, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ जा रही हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। क्या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको हम रिप्लेस कर देंगे NE² A टाउ V अपॉन 2ml। 2ml ये क्या बन गया, ये बन गया ओम्स लॉ। ये देखो I इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 2ml अपॉन NE² A टाउ V। V इक्वल्स टू IR, इसमें R किसके इक्वल है, R इस वन का। थोड़ा सा इधर करके ये कर रही हूँ मैं, इसको इसका काम नहीं है तो मैं इसको हटा रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, V इक्वल्स टू I 2ml अपॉन NE² A इतना आया हमारा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आपकी रेजिस्टेंस की। ये बन गई रेजिस्टेंस बोलते तो रुकावट। तो ये रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस के अंदर मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू वो आ गया, एरिया आ गया, एक्सेलरेशन टाइम आ गया। तो ये इस टर्म्स में इसका हमने रेजिस्टेंस के वैल्यू में डिराइव कर ली। अब हम यहाँ से एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 2m NE² A, अरे टाउ लिख देते हैं, LA। ये जो होती है ना टर्म, इसे कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। मतलब ये पढ़ा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायमेंशन, टेम्परेचर, मटेरियल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उसके ऊपर रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी L अपॉन A का ये हमारा रिलेशन आ गया। अब ये ध्यान रखना, ये स्टार मार्क कर देती हूँ, ये यूज आएगा हर जगह आपसे। अगर आप
नीट का पेपर दे रहे हो या जेई का पेपर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे किया, ताकि आप इसको खुद से रीमोल्ड करके चीज़ों को फिर से बना के आप उसको क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है ना। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट जो थी वो आ गया। फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि विद वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में जाना, कंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझा, फिर हमने जाना कि किस तरीके से इंसुलेटर और कंडक्टर का ये होता है, वेरिएशन होता है, हमने टर्म्स निकाली, रेजिस्टेंस को लिंक किया लेंथ मास रिलैक्सेशन टाइम के इसमें है। तो अब हमारे पास ये है। अब चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स बना रही हूँ मैं, है ना। एक ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ और, जो लेंथ कौन सी, वो वाली लेंथ along the direction of the flow of the current, length will always be in the direction of the flow of current। यानी अगर हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के लेंथ कौन सा लेंथ लेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी उस वाले को लेंथ लेंगे। नाउ व्हाट इज एरिया, एरिया इज समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो ये क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो ये वाला एरिया लेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ और एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्यूब है। अब ध्यान रखना, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, ये सरफेस 4 है। तो इसकी लेंथ जो है a है, इसकी लेंथ जो है b है, और इसकी लेंथ c। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस a से लेके 1 से लेके 2 तक। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, और ऑब्वियसली करंट जो है वो जा रही है, तो आपको निकालना है रेजिस्टेंस 1 से लेके 2 तक के सरफेस के बीच वाली, ऐसे निकालना है रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे इस रेजिस्टेंस को, तो सेम फॉर्मूला जो वहाँ पे लिखा है, मैंने स्टार मार्क करा था, उसको यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे बोर्ड से पूछा गया है, नीट पूछा गया है, जेई पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस 1 से लेके 2 तक के लिए हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे R इक्वल्स टू रो, बिल्कुल वैसा का वैसा। लेंथ कौन सा लेंथ हो जाएगा, देखो ध्यान दो एक बार, लेंथ कौन सा लेंथ हो जाएगा, लेंथ ये वाला लेंथ हो जाएगा, क्योंकि इसके अलॉन्ग जा रही है। लेंथ विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, तो ये बिल्कुल ए हो जाएगा वैसा का वैसा। और एरिया कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, तो बी सी जो होगा हमारा वो आ जाएगा एरिया, तो ये बी सी होगी। तो ये हमारा आगे रेजिस्टेंस किसके लिए 1 से लेकर 2 तक के, इस तरीके से 3 से 4 तक के निकाल देते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 3 से 4 तक के लिए, चलिए ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी हमारी बी। अगर बी हमारी लेंथ होगी तो बस कुछ नहीं, जो बच गया उसको लिख दो ए सी। हम ऐसे करते थे कि लेंथ एक बार निकल गया, जो बच गया उसको लिख दो, लेंथ निकल गया, जो बच गया उसको लिख दो, है ना। इस तरीके से हम इसको निकालें तो रेजिस्टेंस हमारा निकल गया, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें। चलो अब इसके बेसिस पे एक और अच्छा क्या मतलब, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेसिस पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में पूछा गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, आप क्या करेगा, ये एक सिलेंडर है, दिख रहा होगा ऑब्वियसली सिलेंडर है ना, उसके अंदर एक छोटी सिलेंडर होगा। अब ये सेंटर है और ये डिस्टेंस जो है ये 2r, और ये जो डिस्टेंस है ये
बड़ी वाली सिलेंडर के अंदर एक छोटी वाली सिलेंडर रखी हुई है। तो अब देखो ये जो है छोटी वाली सिलेंडर, ये वाला पूरा एरिया कैसा है, ये पूरा वॉल्यूम कैसा है, ये वॉल्यूम खाली है। तो जितनी मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इस एरिया में, यहाँ पे। एंड वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकालना। सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसकी लेंथ पूरी की L है तो वैसे निकालेंगे R इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला रो L अपॉन A। बट एरिया ध्यान रखना, एरिया कैसे लेंगे, एरिया पहले बाहर वाले एरिया निकालेंगे, यानी कि पाई 2r² माइनस जो अंदर वाले का एरिया उसको निकालेंगे पाई r²। ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें वैसा ऐसा नहीं है कि समझ ना आए। तो ये बन गया रो L अपॉन 3 पाई r²। तो ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चंस भी बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। अब एक और क्वेश्चन इसी केस में कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हम रेजिस्टिविटी को वेरिएबल बनाते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, रेजिस्टिविटी जो होगी वो वैरी करेगी, रेजिस्टिविटी वैरी करेगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका a wire of length L, a wire of length L, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L है। a wire of length L and cross sectional area कितना दे रखा है A। cross section area A is having a variable resistance that varies along its length। resistance जो है इस केस में having a variable resistance, और ये जो है उसकी रिलेशन दी गई है। बेसिकली रेजिस्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यू है, इसमें रेजिस्टेंस लिख के रखा है, रेजिस्टिविटी जो है वो वैरी कर रही है। तो आपको डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस कितनी होगी वायर की। इसका मतलब देखो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन ये है। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 लें, x की वैल्यू अगर 3 लें, x की भी 5 लें, यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बदलेगी, और रेजिस्टिविटी बदलने की वजह से हमारी रेजिस्टेंस जो होगी वो बदलेगी। तो हमें इस क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है। तो अब कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्मूला हमारे रेजिस्टेंस का है ना, मान लेते हैं ये पूरी कितना बताया L लेंथ का है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके L तक के लिए। तो रेजिस्टिविटी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम ρ0 1 प्लस x अपॉन L इंटू dx। अब ये dx हमारा इंटीग्रेटिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो ये ρ0 मैं डायरेक्ट इसको एरिया हमने इधर से वाला पार्ट कर दिया, एरिया आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1 प्लस x अपॉन L dx हमारा इंटीग्रेटिंग, और ये इंटीग्रेशन साइन लगाया हमने कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेके L तक के लिए हमारा इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन से फॉर्म करते हैं r इक्वल्स टू ρ0 अपॉन a, यहाँ से आ जाएगा जहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू करेगी 0 से लेके L तक के लिए। तो ये कुछ नहीं करना, फिर इसमें आप L की वैल्यू जो होगी एज इट इज पुट कर दोगे। तो ये L प्लस हाफ बन गया, और यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 3L अपॉन नेट रेजिस्टेंस हमारी कैलकुलेट। ये मतलब मैक्स टू मैक्स इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है इसे आप कोन लगा दें या फिर कोई स्फेरिकल शेप दे दें। अब उसमें देखो क्या है, इस तरह क्वेश्चंस में जो सिमेट्रिसिटी है ना वो मेंटेन रहे, मतलब आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब जो वेरिएबल आपकी होगी वो ऐसी ही
क्या करेंगे कि हम थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके पाई तक या फिर पाई बाई 2 तक, जहाँ भी हमें जैसे भी मतलब इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ तक उसको बोला जाए इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ये जो होते हैं बनते हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, अच्छा अगर जैसे हमने करंट पढ़ा, तो करंट जैसे हमने पढ़ा तो करंट में अगर आपको क्वेश्चन दे दे मैं ठीक है। हाँ तो हम पहले कह रहे थे, हाँ तो जैसे हमने करंट को लेकर हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देखो क्यू जो है ना उसको डी क्यू अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास चार्ज गिवन है, चार्ज की वैल्यू 2t² + 3t गिवन है, इतनी चार्ज है आपके पास, आपको बोले करंट निकालना है, करंट निकालना है, फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। क्या बोल रहे हैं, करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है इसके लिए, बस डायरेक्ट यूज करो, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 + 4t + 3, ये बन गया हमारा 4t + 3। हमने इसको इसके टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट किया। आई थिंक इतना पता होगा, मैं इतना बेसिक नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 11th में हो तो इतना, 12th में हो तो इतना आना चाहिए। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड डायरेक्ट टू वैल्यू पुट कर दो, 4 × 2 = 8 + 3 11 एम्पियर। अब देखो ये आ गया हमारा कितना 11 एम्पियर। तो t इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ था और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक के लिए हम इसको मार्क कर रहे हैं। t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक हम इसको देख रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर एवरेज करंट हमें बोले निकालने के लिए कि आई एवरेज कितनी होगी, तो आई एवरेज को किस तरीके से निकालोगे, तो आई एवरेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना है और t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना है और टाइम कितना मिल रहा है, फिर उसके बाद एवरेज करंट कितना होगा। तो आई को हम चार्ज कितना होगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, डायरेक्ट टू की वैल्यू पुट करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 8 इधर हुआ और 2 × 3 = 6, 14 किस पे आ गया, 14 आ गया करंट, चार्ज 14 आ गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। अब 0 पे अगर निकालेंगे तो 0 ही आएगा, 0 पे 0 ही आएगा। और जब हम बोलेंगे कि टाइम निकालना है t इक्वल्स टू 2, 0 से 2 के लिए तो 2 - 0 करेंगे, तब उस केस में जो करंट आएगा वो आ जाएगा 7 एम्पियर। देखो डिफरेंस देखो, जब बोला कि करंट निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे तब 11 एम्पियर आया कि इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। बट जब कहा एवरेज करंट निकालने के लिए तो एवरेज करंट वो घट के क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि एवरेज हैंस प्रूव्ड, एवरेज इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअल वैल्यू से हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। तो देखो ये हमें डिफरेंस में नजर आ रहा है। तो ये मेरे को ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी थी। देखो इसके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को लेकर हमने भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर, रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी को लेके फ्रस्टम में क्वेश्चन बनते हैं। फ्रस्टम बेसिकली क्या होता है, मतलब जैसे आइडिया, तो फ्रस्टम एक ऐसा है, फ्रस्टम इज समथिंग जिसमें मतलब फ्रस्टम में रेडियस, अच्छा ये समझ में आ रहा, देखो इसको देखो यहाँ पे क्या होता है कि रिंग तो हमारे एक रिंग को ऐसे लेते हैं, एक रिंग को देखते हैं तो रिंग तो बड़ी घूम ही रही है, बट साथ साथ क्या हो रहा है, लेंथ में भी वेरिएशन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम जानेंगे धीरे धीरे